मैम लेंगी, आपको पता होगा, टाइम टेबल आपका डाला होगा, आप लोगों ने देखा होगा, आई एम श्योर। ठीक है, रिकॉर्डिंग टू द क्लाउड हमने कर दिया है। ठीक है, तो हम ये सब सेट कर देते हैं मैम के लिए, बस 1 मिनट दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो भी आपको लिखना है, चैट्स में भी आप लिख सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। चलिए अब सलाम बंद करते हैं दोस्तों, सलाम तो होता रहेगा। ठीक है, चलिए मैम आपकी आने वाली है, आ गई है मैम आने। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? यस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा, लिपि, बोली, व्याकरण तथा हिंदी भाषा। ठीक है, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है कि पूछ लेते हैं यहाँ से कि आपकी जो रामचरितमानस है किसने लिखा है, किस भाषा में लिखा है। ठीक है, तो वो यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है। ओके, तो आज हम यहाँ इस सब के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा कि भाषा शब्द आया कहाँ से लिया गया, और भाषा शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले भाषा शब्द है हमारा भाष धातु से बना है। ठीक है, भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना, या यहाँ पे भाष धातु आएगा। ठीक है, यहाँ पे धातु, एक मिनट जरा मैं इसको लिख दूं। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है ना? पहले तो मुझे ये बताइए, यस लिख दें आप चैट में। ओके, तो भाषा शब्द है हमारा भाष धातु से बना है, जिस मेरी स्क्रीन शेयर, एक मिनट। बेटा स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को या नहीं? नहीं हो रही है ना? ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैं धातु पे लगा रही थी, एक मिनट ये लगा दूं, धातु शब्द पे मात्रा रह गई है यहाँ पे। यस बेटा, इसका नोट्स आपके रिसोर्स में होगा। ठीक है, इसका पहले मैं आप लोगों का हैंड रेज है वो क्यों है ये पूछूंगा। यस बेटा बताइए क्या कह रहे हैं आप? शमीम हैंड रेज है, क्या कह रहे हैं बताइए। अगर कोई डाउट नहीं है तो डाउन कर लीजिए हैंड को अपने। चलिए, तो धातु शब्द में लिख लेती है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे धातु तापे उ की मात्रा आ जाएगी धातु। ठीक है, भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वाणी या बोलना। क्या अर्थ होता है इसका? भाषा शब्द का वाणी या बोलना। ठीक है, वाणी या आपका बोलना, ये हमारा किसका अर्थ है?
भाष धातु, धातु शब्द का अर्थ है, ठीक है। भाषा शब्द क्या है, भाष धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है बोलना। या आप इसका शाब्दिक अर्थ लेंगे तो क्या बनेगा, भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ है, भाष धातु का शाब्दिक अर्थ है बोलना, ठीक है। क्या अर्थ है इसका, बोलना, ठीक। तो अब भाषा क्या है, सार्थक ध्वनि, अर्थ सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई, फिर से समझा दें, ओके फिर से देखिए, भाषा शब्द है हमारा, कहाँ से लिया गया है और किससे बना है, ये आता है सबसे पहले। भाषा शब्द है, भाष धातु से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बोलना, और ये संस्कृत से लिया गया है। किससे लिया गया है, संस्कृत से लिया गया है, क्लियर। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना, ठीक है। अब भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो, क्लियर। सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई हमारा क्या है, अर्थ निकलता हो, जिसका कोई मतलब निकले, उसे कहते हैं सार्थक। जिसका कोई क्या हो, मतलब हो, मतलब हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं सार्थक। तो भाषा सार्थक ध्वनियों के मतलब जो भी हमारा साउंड है उसके मेल से बनती है। प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं, यानी कि मैं आपको कुछ बोल रही हूं तो उसका क्या होगा, अर्थ निकलेगा। साथ ही उसमें वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, तब हमारी क्या है, भाषा बनती है। देखिए पहले मैंने का बोला तो ये कि वर्ण आ गया, अब वर्ण को जब मिलाऊंगी तो शब्द बन जाएगा, शब्द को जब मिलाऊंगी तो वो क्या बन जाएगा, हमारा वाक्य बन जाएगा, यानी सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। यस निर्जला, यस बेटा क्या कह रहे हैं आप? यस मैम, हमको ये पूछना है कि आप ध्वनियां होता है या फिर ध्वनियों? ध्वनियों, ध्वनियों, वाह, ठीक है, ध्वनियों के मेल से बनती है, ठीक है। अब अगर हम इसकी जब परिभाषा देंगे, डेफिनेशन देंगे, तो क्या होगी, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करता है। कि अगर मैं कुछ बोली, मेरे विचार हैं, आप समझ रहे हैं और मैं आपके विचारों को समझ रही हूँ, तो आदान प्रदान करना, एक दूसरे से ले रहे हैं और दे रहे हैं, ठीक है। आदान प्रदान मतलब एक दूसरे को लेना देना। तो क्या है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य मतलब कोई व्यक्ति अपने विचारों और भावों को दूसरों के सामने क्या करता है, प्रकट करता है या उनके विचारों को लेता है, उसे कहते हैं भाषा। क्लियर, इतना क्लियर। हमारे इस दुनिया में, विश्व में क्या है, अपने अपने देश की अपनी अपनी भाषा होती है, अपनी अपनी बोलियां होती हैं, हर जगह की अपनी भाषा होती है या नहीं होती है ना, अपनी अपनी भाषा होती है, अपनी अपनी बोलियां, और पढ़ाई भी जाती हैं और सिखाई भी जाती हैं, ठीक है। तो जैसे कि इन कुछ भाषाएं जो जैसे अंग्रेजी है, वो तो हमारे मतलब इंडिया में भी पढ़ाई जाती है ना, लेकिन और जैसे हिंदी है, हिंदी क्या अगर विदेश में पढ़ाई जाती है, बताइए, कोई बता सकता है, विदेश में नहीं ना, तो हाँ मैम जी बेटा। मैम भाष धातु क्या होती है? भाष धातु धातु शब्द है, धातु का अर्थ होता है बोलना, बोलना, ठीक है। जी मैम। और ये किससे बना है, ये संस्कृत भाषा से लिया गया है, संस्कृत से, जी ओके मैम। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाष शब्द कहाँ से लिया गया है, तो संस्कृत से लिया गया है। तो मैं आपको बता रही थी कि विश्व में क्या अपने अपने देश की मतलब अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां होती है। इन भाषाओं में प्रमुख है मतलब कुछ, जैसे आपकी अपने इंडिया में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, चीनी भी पढ़ाई जाती है, हिंदी भी, जापानी भी। अगर हम ये अपने इंडिया में इस भाषा को सीखना चाहें तो सीख सकते हैं ना, लेकिन हमारी भाषा दूसरे विदेशों में सीखी जाती है,
नहीं, तो इन 10 प्रमुख, जो मैंने आपको अभी भाषाओं के नाम बताया, इन 10 प्रमुख भाषाओं को विश्व के 2/3 लोग बोलते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी भाषा को ने तीसरा स्थान, मतलब हमारी जो हिंदी भाषा है उसको कौन से स्थान पर रखा जाता है? तीसरे स्थान पर रखा जाता है। ठीक, इसके बाद आता है कि भाषा का प्रयोग हम मुख्यतः बोलकर और लिखकर, कि हम जो भाषा के रूप हैं उसको कितने कहाँ पे यूज करते हैं और कितने उसमें करते हैं। तो भाषा को हम क्या मुख्यतः 2 रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक रूप में और लिखित रूप में। मौखिक रूप जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ। यस बेटा, संस्कृत भाषा होती है। तो संस्कृत भाषा होती है ना। तो क्या है, इसके भाषा के 2 रोल, मौखिक और लिखित रूप में। जी जी, संस्कृत भाषा के का प्रयोग, यह सारा की मैम हम ये कह रहे हैं कि इसमें जो है कि भाषा के प्रकार की होती है, एक मौखिक एक लिखित, लेकिन सांकेतिक भी होती है ना? सांकेतिक भी होता है। तो मैं अभी वही बताने वाली थी कि आपको 3 होते हैं, लेकिन हम जब प्रयोग के आधार पर करेंगे तो 2 हुआ था। हम यूज तो सिर्फ 2 यूज में करते हैं ना, एक मौखिक भाषा में और एक लिखित भाषा में। मैम जो गूंगे लोग रहते हैं वो संकेत से, वो संकेत, वो इशारों के माध्यम से अपनी बात को क्या करते हैं, समझाते हैं। यस मैम। तो मौखिक भाषा है कि जो हम बोल रहे हैं या सुन रहे हैं वो हमारा मौखिक रूप कहलाएगा। तुम यहाँ कैसे? यस बेटा। मैम संस्कृत भाषा कहीं बोली जाती है? हाँ बेटा, संस्कृत भाषा बोलते हैं लोग। पंडित वगैरह जो होते हैं वो संस्कृत में तो बोलते हैं। जो महाभारत है वो संस्कृत में तो लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताई थी कि भाषा की वैसे तो 3 रूप होते हैं, लेकिन जब हम प्रयोग के आधार पर करेंगे तो उसे हम 2 रूपों में करते हैं, मौखिक में और लिखित में। अब मौखिक रूप हमारे एक लिखना और एक बोलना होता है। ठीक है, लिखना मौखिक होता है हमारा बोलना और सुनना। जैसे मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं तो ये मौखिक रूप कहलाएगा। ठीक है, मौखिक का अर्थ है मुख से निकली हुई, मतलब मुंह से निकली हुई हमारी आवाज। उस जी, बीच में जो भी डाउट सुना बेटा बीच में मत पूछिए, मैं जब मैं समझा दूं तब पूछिएगा, क्योंकि बीच में जब मैं बोलती हूँ और आप लोग बीच में बोल जाते हैं ना, रह जाता है कि मैं क्या बोल रही थी। यस फातिमा। जो भी डाउट्स है ना बाद में पूछिएगा जब मैं चैप्टर। सॉरी, गलती से रेज हैंड नीचे नहीं किया था। ओके ओके, ठीक है। तो ये आगे समझ के मौखिक रूप क्या है हमारा, बोलना भी और सुनना भी, ये दोनों हमारे मौखिक रूप में आते हैं। लिखित रूप हमारा आता है, लिखित का अर्थ होता है लिखा हुआ। जब मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या पढ़कर, किसी ने लिख दिया है उसे जब हम पढ़ रहे हैं तो ये हमारा दोनों ही कौन सा कहलाएगा, लिखा हुआ। और पढ़ना है, जब हम कोई किताब पढ़ रहे हैं तो वो भी हमारा लिखित रूप है। ठीक है, भाषा का मूल्य रूप मौखिक होता है, इसे सीखना नहीं पड़ता। मतलब इसे कोई, जब हम बोलते हैं उसे कोई हमें सिखाता नहीं है, वो हमें क्या है खुद ही आ जाता है बोलना। लेकिन अगर हमें क्या है पढ़ना है या लिखना है तो उसके लिए क्या है, हमें क्या है उसे सीखना पड़ता है। पढ़ता है या नहीं पढ़ता है ना। तो उसे हमें क्या है लिखना या पढ़ना है तो उसे क्या है हमें सीखना पड़ता है। लेकिन बोलने के लिए हमें किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं होती, वो हमें क्या है खुद आ जाता है। क्लियर। इसके बाद आता है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है, मातृभाषा वह होती है जो मनुष्य क्या है, जो व्यक्ति अपने घर से अपने परिवार से सीखता है, उसे कहते हैं मातृभाषा। ठीक है, उसे क्या है मातृभाषा को किसी से सीखा नहीं जाता। छोटे बच्चे, आप घर में छोटे बच्चे, हर किसी की अपनी मातृभाषा होती है। जो ठीक है, जैसे पंजाबी है उनकी पंजाबी होती है, मुस्लिम है उनकी उर्दू होती है, हिंदूज हैं उनकी हिंदी होती है। ठीक है, तो हर किसी की अपनी मातृभाषा, मदर टंग जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में उसको मातृभाषा कहते हैं। तो उसे किसी को, बच्चे को किसी इंस्टीट्यूट से सीखने की जरूरत नहीं होती, वो बच्चा अपने घर से सीखता है।
ठीक है, मातृभाषा को, मदर टंग को बच्चा क्या अपने परिवार अपने घर से सीखता है, उसे कहीं दूसरी जगह से सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? अब्दुल्ला जी बेटा क्या कह रहे हैं आप बताइए। यस मैम अगर अब्दुल्ला। क्वेश्चन में दे दे मैम अगर क्वेश्चन में दे दे कि मतलब भाषा कितनी रूप होती है तो मैम 3 मारेंगे या 2? 2 लगाइए। अब मोस्टली ओके बुक मैम, में थैंक यू। दो आ रहा है, 2 प्रयोग के आधार पे 2 का। प्रयोग के आधार पर 2। ठीक है, इसके मातृभाषा का समझ गया। अब राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्र का मतलब होता है पूरे देश में, हमारे पूरे राष्ट्र में, मतलब पूरा भारत हमारा क्या है, एक राष्ट्र है। ठीक है, पूरे राष्ट्र में क्या राष्ट्र की भाषा क्या है, हमारी हिंदी है। वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश मतलब बहुत ज्यादा लोग क्या करते हो, प्रयोग करते हो, उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। क्यों? क्योंकि 70% से ज्यादा लोग हिंदी को क्या करते हैं, बोलते हैं भारत में। ठीक है, तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। इसी के बाद आता है हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में भी मान्यता स्वीकृति मिली है। ठीक है, कब? 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत सरकार ने हिंदी की राजभाषा घोषित किया गया था। यानी कि हर वर्ष क्या है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। यानी कि हमारे कामकाज की भाषा भी क्या है, हिंदी है। बोली तो जाती है, और हमारे जैसे अगर हमें किसी भी कार्यालय में, अगर किसी भी ऑफिस में हम अगर कोई भी एप्लीकेशन या कुछ देना है तो हम हिंदी में भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसे हमें हमारे उसमें क्या मान्यता प्राप्त है, हमारे संविधान में कि दिया गया है कि आप अपनी इस हिंदी भाषा में भी अपनी बात क्या है किसी ऑफिस में कह सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, जो हमारी कामकाज की भाषा भी क्या है, हमारी हिंदी है। तो इसे क्या हिंदी दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और ये कब लागू हुआ था? 1949 को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को। कौन सा अनुच्छेद था? 343 में। ठीक, इसके बाद आता है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। पहले तो 18 थी, अब कितनी हो गई है? 22 हो गई है। ठीक है, अब कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? हमारे उसमें संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। वो कौन कौन सी हैं? हिंदी है, असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, बोडो है, डोगली है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, पंजाबी है, उर्दू है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, संस्कृत है, तमिल, तेलुगु, संथाली और सिंधी। ये सारी भाषाएं 22 जो कि हमारे संविधान में इनको मान्यता प्राप्त की दी गई है कि आप अपनी भाषा का इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? नहीं, बस आपको ये याद रखना चाहिए कि कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाओं को। ठीक है, इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कितनी भाषाओं को हमारे भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। वो कितनी है? 22 है। ठीक है, इसके बाद राज मतलब राज प्लस भाषा यानी कामकाज की भाषा। ठीक है, राज मीन्स कामकाज की भाषा। वो कौन सी है कि जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में, मतलब देश के ऑफिस में हम क्या, मैंने अभी आपको ऊपर यही बताया था कि हिंदी का भी हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी को भी हम अपनी उसमें दे सकते हैं। ठीक है, वो हमारी हिंदी है। राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, राजभाषा भी हमारी हिंदी है। क्लियर? अब आता है इसके बाद भाषा लिपि। लिपि क्या होती है? हमारी लिपि उसे कहते हैं जो हमारे लिखने का, जो हमारा लिखने का तरीका है। हर भाषा को क्या है, लिखने का अलग अलग तरीका, अलग अलग ढंग है लिखने का। तो जिसको हम ये जान। जी बेटा बोलिए।
मैम गूगल पे तो ये आता है कि हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों, हिंदी है। मैम राजभाषा है। राजभाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी है। नहीं मैम गूगल पे आता है। अच्छा, गूगल पे आता है। लेकिन हमारी दोनों भाषा है, राज भी है राष्ट्र भी है। पूरे राष्ट्र में बोली जाती है या नहीं बोली जाती है? भारत में बोली जाती है ना। यस मैम। ठीक है मैम। इसके ओके। इसके बाद आता है लिपि। अभी चलेंगे। इसके बाद आता है लिपि। लिपि क्या होती है? जो भी हम बोल रहे हैं, बोले जाने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए जब अब कुछ निश्चित चिन्ह किए गए हैं, उसे क्या, इन्हीं चिन्हों को जब लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। राजभाषा। राजभाषा बेटा वो होती है जो हमारे काम काज की भाषा हो, यानी हमारे देश के कार्यालयों में की जाती हो, जिसका प्रयोग किया जाता हो, उसे राजभाषा कहते हैं। ठीक है। क्लियर? जिसको नहीं समझ आया था ओके, रिपीट कर दिया है बेटा। इसके बाद आता है लिपि। लिपि मैंने अभी आपको बताया था कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि है जो हम बोल रहे हैं उसको जब हम लिखते हैं, ठीक है, बोली जाने वाली हर ध्वनि को लिखने के लिए कुछ क्या चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। ठीक है, हर भाषा को क्या है, लिखने का अपना अपना तरीका है, अपना अपना ढंग है। तो ऐसे ही आपकी कुछ यहाँ पे लिपियां लिखी गई हैं और उनकी भाषाओं के नाम लिखे गए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिपि है गुरुमुखी, तो गुरुमुखी किसकी है? पंजाबी की है। अब देवनागरी किन किन भाषाओं की लिपि है? हिंदी की है, संस्कृत की है, मराठी की है, नेपाली की है, संथाली की है और बोडो की है, कौन की है, कश्मीरी है। ये इन सब की क्या है? ये भाषा है। ठीक है, रोमन किसकी? अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी। ठीक, ऐसी फारसी किसकी है? उर्दू की। और बंगाली किसी की है? बंगला की। तो आपको यहाँ पे ये लिपियां और भाषाओं के नाम लिखे हुए, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि देवनागरी, यहाँ पे बहुत सारी भाषाओं के नाम लिख दिए, हिंदी, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और पंजाबी। किसकी भाषा? देवनागरी नहीं है, देवनागरी लिपि नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पे। इसके बाद आता है कि हिंदी भाषा का प्रयोग हम कहाँ, कैसे और कहाँ पे करते हैं। तो पहला तो हमारा राजभाषा के रूप में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? राजभाषा के रूप में, मतलब हर स्टेट में हिंदी को कहाँ पे किया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में किया जाता है, बिहार में किया जाता है, उत्तरांचल में किया जाता है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में ये राजभाषा के रूप में इसको किया जाता है। अब द्वितीय मतलब सेकंड भाषा के रूप में कहाँ पे किया जाता है इसको? पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है, और संपर्क भाषा के रूप में, जब संपर्क मतलब हम एक दूसरे से बातचीत के रूप में जब करते हैं, कहाँ पे है वो? दक्षिण भारत के राज्यों में, जैसे केरल वगैरह, पश्चिम बंगाल में, जम्मू एंड कश्मीर में ये यहाँ पे की जाती है। यस बेटा, आपको इसके नोट्स इसी में रिसोर्स में है आपके। ठीक है, ओके। जैसे कि भारत की संपर्क भाषा हिंदी और विश्व की संपर्क भाषा क्या है बेटा? मिलेंगे बेटा आपको, उसी में है सारे नोट्स। ठीक है, तो और विश्व की क्या है? अंग्रेजी है। तो हम यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज के रूप में हम अंग्रेजी पढ़ते हैं ना, हिंदी तो हमारी भाषा है ही। तो सेकंड लैंग्वेज हम संपर्क उसके रूप में कौन सी भाषा पढ़ते हैं? अंग्रेजी भाषा को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है आपका क्या आता है? इसके बाद आता है आपका बोली। अब बोली क्या होती है? भाषा तो क्या है, हमारे बहुत बड़े क्षेत्र पर बोली जाती है। ठीक है, लेकिन बोली क्या है? जो छोटी जगह पे, सीमित क्षेत्र पर जो बोली जाती है उसे हम कहते हैं बोली। ठीक है, भाषा जब छोटी जगह पर बोली जाए तो वो हमारी कहलाती है बोली। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? द्वितीय मतलब सेकंड लैंग्वेज। सारा सिद्दीकी सेकंड लैंग्वेज कहते हैं उसको।
ओके। इसके बाद आता है आपका बोली। बोली क्या है? जब हमारी बहुत बड़े क्षेत्र पे जब भाषा ना बोली जाती है, छोटी जगह पे सीमित क्षेत्र पे जब बोलते हैं उसको बोली कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने बताया कि बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता, यानी कि कोई जो, जैसे हिंदी तो हमारी क्या है, एक लिखित भाषा के रूप में भी है ना हिंदी, है ना, लेकिन बोली का क्या है, आपको जब छोटी जगहों पे जैसे बोलते हैं तो उसका कोई लिखित रूप नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है उपभाषा। उपभाषा क्या होती है? जिसको क्या है, जहाँ पे बोलियां, कई बोलियों को मिलाकर उपभाषा बन जाती है, ठीक है। कई बोली है मतलब कहीं बोलियों को मिलाकर, जैसे कि यहाँ पे उपभाषा का जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाए, मतलब थोड़े बड़े क्षेत्र पर बोली जाए, तब वह उपभाषा बन जाती है। बोलियों में साहित्य की रचना नहीं होती है, परंतु उपभाषाओं में क्या है, साहित्य की रचना की जाती है, ठीक है। उपभाषा में क्या है, हमारी साहित्य की रचना की जाती है। जैसे कि आपका यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि रामचरितमानस किसने लिखा है और इसकी भाषा क्या है? तो रामचरितमानस है, किसने लिखा है? स्वामी गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस और कवित्रावली, ये किस में लिखा है? अवधी भाषा में, ठीक है। किस भाषा में लिखा गया है? ये अवधी भाषा में। और सूरदास ने कौन सा लिखा है? सूरसागर लिखा है। ये किस में लिखा गया है? ब्रज भाषा में, ठीक है। रामचरितमानस अवधी भाषा में और सूरसागर सूरदास ने लिखा है ये ब्रज भाषा में। और विद्यापति ने पदावली मैथिली में लिखी हुई है, ठीक है। किस में लिखी हुई है? मैथिली भाषा में, ठीक है। इसके बाद आता है हिंदी की उपभाषाएं व उनकी बोलियां। अब उपभाषाएं कितनी है? हिंदी की 5 हैं, ठीक है। कितनी है? 5 भाषाएं, उपभाषाएं, ठीक है। जैसे कि पश्चिमी हिंदी, मतलब पश्चिम क्षेत्र में जो हिंदी की भाषाएं कौन कौन सी हैं? इसमें पहला है ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, बंगाली, बुंदेली और कन्नौजी। अब देखिए ब्रज भाषा कहाँ पे बोली जाती है? मथुरा वगैरह में ब्रज भाषा बोली जाती है, ठीक है। और खड़ी बोली कहाँ पे बोली जाती है? आपकी खड़ी बोली बोली जाती है दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, मेरठ में, बिजनौर में, यहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। और हेलो मैम, ठीक, कन्नौज में, ठीक है। और इसके बाद है आपकी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन सी बोलियां आती हैं आपकी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। कौन सी बोलियां हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ये आपको नाम पता होने चाहिए। पूर्वी हिंदी में कौन सी आती है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी आती है, और राजस्थानी में कौन सी आती है। राजस्थानी क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी। ये आपकी कहाँ पे बोली जाती है? राजस्थान में, ठीक है। बिहारी में कौन सी आती है? मैथिली, मगधी, भोजपुरी। ये कहाँ पे? बिहार साइड में ये वाली भाषा बोलियां बोली जाती है, मैथिली, मगधी, भोजपुरी, ठीक है। और पहाड़ी में कौन सी? गढ़वाली, कुमाऊनी। पहाड़ी क्षेत्र के इलाकों में कौन सी बोली जाती है? गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली। ये आपकी बोलियों के नाम है, ठीक है। उपभाषाएं कौन सी है? 5 ये उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, ठीक है। अब इनकी भी आपकी, इनमें क्या है, अलग अलग बोलियां आ जाती हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा आ जाती है, खड़ी बोली आ जाती है, हरियाणवी आ जाती है, बुंदेली आ जाती है, कन्नौजी आ जाती है। ध्वनियों का समूह बेटा, जो हमारा साउंड है उसका समूह, उसको कहते हैं। उपभाषाएं जो मतलब कई बोलियों को मिलाकर बने, उससे उपभाषा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कितनी ब्रज भाषा, ब्रज, खड़ी बोली और बुंदेली और कन्नौजी, तो ये हमारी क्या है? बोलियां हैं। तो इन सबको मिलाकर एक बन गई पश्चिमी हिंदी, ये हमारी उपभाषा हो गई, ठीक है। ऐसी है पूर्वी हिंदी में, पूर्वी हिंदी ये उपभाषा है, और ये क्या है? एक भाषा, फिर उपभाषा, फिर बोली, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पे भाषा शब्द आ गया, ठीक है। ये भाषा हुआ, ये बोली जाती है हमारे बड़े क्षेत्र पर, ठीक है। बड़े क्षेत्र, बहुत बड़े क्षेत्र पर, ठीक है। इसके बाद आता है उपभाषा।
भाषा यानी उस बड़े क्षेत्र में नहीं, सीमित क्षेत्र मतलब थोड़ी सी जगह पे। फिर इसके बाद आता है आपका बोली, ठीक है, ऐसे चलता है ये बोला बोली। अब भाषा, उपभाषा, फिर बोली। अब बोलियों को मिलाकर, कई बोलियों को मिलाकर क्या है हमारी उपभाषा बनती है। ठीक है, कई बोलियां होंगी उसमें तो वो हमारी उपभाषा होगी, यानी कि थोड़े बड़े क्षेत्र पर बोली जाएगी तो वो उपभाषा होगी, और जो बहुत बड़े सीमित क्षेत्र, बहुत बड़े स्तर पे बोली जाएगी तो वो आपकी भाषा होगी। क्लियर? उपभाषा समझ आया या नहीं? उपभाषा उसे कहते हैं जो कई भाषाओं को मिलाकर बनाए, कई बोलियों को मिलाकर बनाए, ठीक है, उसे उपभाषा कहते हैं। क्लियर? ओके, इसके बाद आ जाता है आपका व्याकरण। अब देखिए व्याकरण क्या क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें भाषा का क्या शुद्धिकरण, मतलब भाषा को शुद्ध करके हमें सिखाया जाए कि वो सही है या क्या। जैसे मैं बोलूं कि लड़का खेल रही है, ये बताइए सही है? बताइए, लड़का खेल रही है, ये शब्द सही है? नहीं ना। तो हमें व्याकरण क्या सिखाता है कि लड़का खेल रहा है, यानी कि उसको शुद्ध करके जो सिखा रहा है वो कहलाता है व्याकरण, है ना। जो हमारा सही है, मतलब जो शास्त्र हमें ये बताए कि क्या सही है और क्या गलत है, उसे कहते हैं हम व्याकरण। बेटा उर्दू तो एक भाषा है, उपभाषा नहीं है उर्दू। चलो, उर्दू तो एक भाषा है, उपभाषा नहीं है। महविश, ठीक है, तो उर्दू हमारी उपभाषा नहीं है। उपभाषा ये है आपकी, देखिए 5 उपभाषाएं। पहाड़ी इलाकों में जो बोली जाएगी तो वहाँ के, देखिए पहाड़ी क्षेत्र बहुत बड़ा है और वहाँ पे लोग अलग अलग कुआमनी भी बोलते हैं, गढ़वाली भी बोलते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र पर रहते हैं वहाँ की बात कर रही हूँ। तो देखिए वहाँ के जो लोग हैं जो भाषा बोली बोल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग जिले में अलग अलग बोली बोलते हैं, अच्छा अलग अलग बोली बोलते हैं ना, तो उसे ही हम कहते हैं उपभाषा बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग बोलियों को जब हम एक जगह उसमें लिखेंगे तो वो कहलाएगा कि वो क्या कहलाता है? उपभाषा कहलाता है। ठीक है, क्लियर? आया समझ उपभाषा या नहीं अभी भी? यस, भाषा के अंग अभी मैं बता रही हूँ, भाषा के अंग अभी बताती हूँ। इसके बाद भाषा के अंग बताऊंगी, अभी पहले मैं व्याकरण पूरा वो बता दूं, फिर उसके बाद भाषा के अंग बताती हूँ। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बता रही थी व्याकरण क्या होता है। व्याकरण है जो हमें सही और गलत का वो बताए कि क्या कहलाता है। सही गलत का वो बताए तो वो हमारा व्याकरण है। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम भाषा के विश्लेषण और शुद्ध रूप का प्रयोग करना सीखते हैं। ठीक है, वो कहलाता है हमारा व्याकरण। अब व्याकरण के भी हमारे क्या होते हैं? अंग होते हैं या भाग होते हैं, विभाग। ठीक है, ये हमारा एक ही है, ये एक साथ है, ये 4 नहीं 3 होते हैं। इसके अंग कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार में क्या होता है कि हमें वर्णों के उच्चारण, यानी कि वर्ण हमें कैसे बोलना है। ठीक है, व्याकरण हमें ये सिखाता है ना कि वर्णों को हमें कैसे बोलना है और वर्णों को कैसे, किस तरीके से हमें उसे रखना है, उसका वर्गीकरण करना, मतलब उसको कहाँ पे कौन सा वर्ण आना चाहिए वो सिखाता है। लेखन मतलब लिखने का तरीका सिखाता है। बेटा वो भाषा के अंग है, व्याकरण के अंग नहीं है, वो भाषा के अंग है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है मोहम्मद, वो भाषा के अंग हैं बेटा। मैं आपको व्याकरण के अंग बता रही हूँ।
एक्टिविटी बता रही हूँ ना, देखिए वर्ण विचार यानी कि वर्णों को हमें ये बताया कि उनको लिखना कैसे, उच्चारण कैसे करना है, उनकी चर्चा, जब हम संयोजन मतलब उनको किस तरीके से लिखा गया, ये सब हमें कौन बताता है, व्याकरण बताता है। ठीक है, इसके बाद है शब्द। अब शब्द के साथ देखिए शब्द, इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, मतलब शब्द कौन सा शब्द कब बना, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई, उसकी रचना कैसे हुई, वो हमें व्याकरण बताता है, उसके अंग में आता है। इसके बाद है आपका इसके बाद है आपका ये पद वाक्य में ही आता है। ठीक है, पद विचार को हम वाक्य में ही प्रयोग करते हैं। तो वाक्य में क्या आता है, व्याकरण के इस विभाग में वाक्यों के भेद, यानी कि कोई वाक्य लिखा गया है या वाक्य में ही हमारा पद आ जाता है। तो एक शब्द है, अगर मैं कोई, जैसे राम खेल रहा है, इसमें जो राम शब्द मैंने लिया और उसमें पूछूं कि राम हमारा पद है। ठीक है, जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, पद कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बोलूं राम, एक शब्द लिख रहा है मैंने यहाँ पे, राम खेल रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पूछूं ये राम क्या है, राम एक संज्ञा है। ठीक है, क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, और क्या है, एक वचन है। ठीक है, जहां पे हम इसका ये बताएं, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, क्या क्या कर रहा है, तो यानी कि सकर्मक क्रिया है, खेल रहा है सकर्मक क्रिया है, ये शब्द आ जाए तो वो हमारे ये वाक्य में ही आता है। ठीक है, जहां पे हमें वाक्य में ये बताया जाए कि भेद कौन सा है, मतलब क्या है, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, कौन क्या है, उसके संबंध क्या है, इसका क्रिया के साथ इसका क्या संबंध है। ठीक है, कटता है क्या है ये, या इसका विश्लेषण किया जाए, या इसमें विराम चिन्ह लगाया जाए, तो ये हमें सब कौन सिखाता है, वाक्य में व्याकरण सिखाता है कि विराम चिन्ह कहाँ पे लगाना है, कहाँ कहाँ नहीं लगाना। कौन कौन से हैं बेटा, यही तीन है इसके, देखिए एक ये है, एक ये है शब्द विचार, और एक ये वाक्य विचार। ठीक है, और ये वाला इसी के साथ आ जाता है। ठीक, क्लियर। इसके बाद आता है हमारा भाषा, क्या बोलते हैं, कुछ चीजें हैं ये आपको याद करनी होंगी, ये बता दूं पहले। अब आपको एक चीज, भाषा के अंग, भाषा के अंग आपके 5 होते हैं। ठीक है, भाषा के अंग कितने होते हैं, 5। पहला है ध्वनि यानी कि साउंड, जो हमारे मुख से जो आवाज निकलती है ध्वनि, उसको कहते हैं साउंड। ठीक है, तो ये हमारी भाषा का अंग है। दूसरा है हमारा वर्ण, वर्ण यानी कि जो हमने साउंड को, हम कुछ जो हमारे मुंह से आवाज निकली, अब उसको लिखेंगे तो उसका कुछ तो वर्ण बनेगा। जैसे मैं का बोली तो ये का तो साउंड है, अब मैंने इसको लिखा तो ये है भाषा की ध्वनियों का क्या क्या वर्ण क्या होती है, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े नहीं करते, वो होता है ना। तो का मैंने लिखा, सॉरी का यहाँ लिखा, तो ये हमारा क्या बन गया, वर्ण बन गया। ठीक है, जो साउंड है वो हमारी ध्वनि हो गई। अब शब्द है, शब्द में क्या आता है, अब मैं लिखूं का प्लस मा प्लस ला। ठीक है, तो ये क्या बन गया, कमल, कमल बन गया। ठीक है, ठीक है, तो कमल, मल, तो कमल बना। तो ये कामल, कमल, तो शब्द किससे बनते हैं, हमारे वर्णों को मिलाकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। सबसे पहले हमारा साउंड आएगा, फिर आएगा लेटर, फिर आएगा इसके बाद वर्ड, वर्ड के बाद क्या आएगा, वाक्य। ठीक है, कई शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं ना, कई शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं या नहीं, से यस नो, इतना तो मालूम ही होगा बेटा, है ना। तो कई शब्दों को मिलाकर क्या है, वाक्य बनते। इसके बाद देखिए कई शब्द मिला लिए मैंने, अब इसके बाद हम जब इसे लिखेंगे तो लिखने का जो तरीका है उसको क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं, तो है ना, लिपि कहा जाता है हिंदी में और इंग्लिश में इसको स्क्रिप्ट। तो ऐसे ही अब भाषा के अंग हैं आपके साउंड, लेटर, वर्ड, सेंटेंस और स्क्रिप्ट, ये आपके भाषा के अंग हैं। क्लियर। Okay. Yes, group word is called a sentence. जी, अब किसी जिसके डाउट से आप पूछिए, क्या डाउट्स हैं, अब हैंड रेज करिए और पूछिए, जिसको अभी कोई डाउट से तो पूछिए।
अभी तक जितना मैंने बताया वो आप लोगों को समझ आया या नहीं आया? क्या रिपीट करना है अगेन? हैंड रेस करिए सर, फिर मैं पूछती हूँ, बताइए क्या रिपीट करना है? शुमाइला, यस बेटा। शुमाइला बोलिए। यस मैम। हाँ, क्या पूछना है? क्या पूछ रही है? क्या रिपीट कर? मैम पद विचार और मैम वाक्य विचार दोनों सेम ही होते हैं? जी, जब शब्द को वाक्य में लिखते हैं तो वो हमारा पद बन जाता है। ठीक है, ओके मैम। मैम मतलब जो भी हम वर्ड यूज करेंगे सेंटेंस में वो हमारा पद बन जाता है? जी जी जी। ओके मैम। ओके, यस बेटा, आप पूछिए, आप क्या कह रहे थे? शमीम, शमीम क्या बेटा हैंड रेस करती हैं और फिर कुछ बोलती हैं? लीजिए एक बार। जी, भाषा के अंग जो है दोबारा बता दीजिए। अच्छा, भाषा के अंग, ओके अभी बता रही हूँ। वो हमारे मैम रीड में आवाज नहीं आती। अच्छा अच्छा, अभी बताती हूँ। रेहान अली खान, जी बेटा आप बताइए। बोलिए रेहान। मैम जी अभी रिसोर्स में जो है ना पार्ट 1 पार्ट 2 पूछे आवाज नहीं तो आ रही रेहान, ये आप मुझे मैसेज टाइप कर दें बेटा। आपकी पार्ट 1 आवाज पार्ट 2 आपकी रेहान, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आई, आप मुझे मैसेज टाइप कर दें। केशाबी, फातिमा बोली बेटा। जी, व्याकरण के अंग। ओके। मोहम्मद मैं ये अयान, कहना चाहता था अच्छा आप ये कहना चाहते हैं, ओके ठीक है। मोहम्मद अयान, अगर मैम आप ये पूछना चाहते थे कि इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमें मिलेंगे, जैसे कि मतलब क्वेश्चन बैंक? यस, ये देखिए ऐसे दिस टाइप दिख रहा है मोहम्मद अयान? यस मैम। मैम इन सबको लिखना पड़ेगा कॉपी में कि वैसे नो नो नो, आपसे रिसोर्स में है, आप वहां से पढ़िए, ठीक है? ओके मैम। चलिए, भाषा के अंग और व्याकरण के अंग आपको पूछने थे। ओके मैम, देखिए भाषा के अंग, ओके देखिए मैं आपको बताई थी भाषा के अंग कौन पूछा था और व्याकरण के अंग। मोहम्मद आकिब का भी यही क्वेश्चन है, तो हैंड डाउन कर लें, अगर अलग है तो पूछिए। यस मोहम्मद आकिब। 1931 वाली लाइन दोबारा पढ़ना। 1931 वाली लाइन। 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण। ठीक है, ओके। ये आलम समझ में नहीं आ रहा था क्या है। अच्छा, आलम आरा। जिस यस बेटा निर्जला जी। यस मैम। मैम आई वांट टू आस्क दैट कल डीपीटी होगी हिंदी की? जी 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 ठीक मैम। मेरा नाम निर्जला सिंह है। निर्जला सिंह, ओके। तनवीर अली। मैम जो आपने राइटर्स के नेम दिखाए थे और उन्होंने जो बुक जिस लैंग्वेज में लिखी थी वो पेज एक बार दोबारा शो करिएगा प्लीज। ओके 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 ओके, दिस वन तनवीर। मैम जो, हाँ मैम दिस वन थैंक यू मैम। मैम एक मिनट मैं नोट कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, मोस्टली टाइम पूछा गया है रामचरितमानस को लेकर कितनी बार, कभी इसकी भाषा पूछ लेते हैं, कभी इसका लेखक का नाम पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको, आप किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम भाषा के अंग और व्याकरण के अंग दोबारा से बता दीजिए। भाषा के अंग कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहला है साउंड, दूसरा है लेटर, तीसरा है
वर्ड, थर्ड है, फोर्थ है आपका सेंटेंस और फिफ्थ है आपका स्क्रिप्ट। ठीक है, जैसे कि बोलना वो हमारा साउंड है, ठीक है, आवाज जो हमारे मुख से जो साउंड निकल रहा है वो हमारी क्या होगा, ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब हम उसको लिखेंगे, ठीक है, पहला वर्ण जब लिख रहे हैं तो वो वर्ण कहलाएगा, लेटर जिसको कहते हैं। उसके बाद जब लेटर को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। ठीक है, वर्ड को मिलाकर जब वर्ड मिलते हैं, उसका ग्रुप बनता है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। तो ये हमारी भाषा के अंग हैं। ठीक है, इसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण के विभाग हैं, वो है 3 है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। तो जो हमें लिखने का, यस नवा फातिमा क्या कहना चाहती हैं, हैंड रेज करिए। यस बेटा। मैम जो भी आपने आज पढ़ाया है उसका कल डीपीटी होगा? जी जी ओके मैम। ओके, ये कौन है, आमन, क्या नाम है इनका? मैम प्लीज टेल मी, क्या पूछना चाहती हैं बेटा आप? आमना सलीम क्या पूछना चाहती है, हैंड रेज करिए बेटा। आमना सलीम हैंड रेज करिए और बाकी के हैंड डाउन कर लीजिए। कल आपकी डीपीटी होगी, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी को आप अच्छे से और पढ़ लीजिएगा, और इसमें ये क्वेश्चंस हैं आपके हैं, उसको देख लीजिएगा। क्लियर? इसी से ही, इसी चैप्टर से जितना मैंने आज पढ़ाया उसी चैप्टर से ही आपके क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। कल होगी ना? हाँ, कल होगी आपकी डीपीटी इसकी। ठीक है, डीपीटी किस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन दिया है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए, और इसमें से जो आंसर सही है उस पे आप क्या करेंगे, सही का निशान, मतलब ए है तो ए को टिक करें। ठीक है सभी फातिमा, क्लियर? यस बेटा बोलिए आप। मैम आपने बुक जो बताई थी कल, वसंत बुक, वो कहाँ से मिलेगी? वसंत बुक भी आपके रिसोर्स में है। उसमें मैम सारा एनसीईआरटी है? जी जी, सारा एनसीईआरटी वसंत बुक का सारा है, उसमें 18 चैप्टर हैं आपके जी। तो आप कौन से क्लास में हैं आप बेटा? मैम 9th में। तो आपने 8th में नहीं पढ़ी वसंत? मैम हमारा एनसीईआरटी नहीं था, सीबीएसई था। अच्छा सीबीएसई था, ओके। कौन सी बुक है आपकी? 8th में कौन सी थी? मैम ध्यान नहीं है तो। अच्छा ये ध्यान नहीं है। अभी कौन सी है 9th में? मैम 9th में ऐसी है, अभी देख के बता दें। अभी भी याद नहीं है, 9th का भी याद नहीं है। डीपीटी कितने बजे होगी कल? 4 बजे। 4 बजे से 4:30 बजे तक, 5:30 बजे तक, 1 घंटा टाइम मिलता है। बोली और उपभाषा में अंतर ये है कि मैंने डीपीटी में कितने क्वेश्चन होते हैं, डीपीटी में आपके 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, 15 ही होते हैं मोस्टली। ठीक है, और बोली और उपभाषा में ये फर्क है बेटा, उपभाषा में कई बोलियां होती हैं, ठीक है, और बोली हमारी एक छोटी जगह पर, जो छोटे से गांव में जैसे बोलते हैं, वो हमारी बोली कहलाती है। अभी भी नहीं समझ आया हो तो बता दो भाई। यस आप बताइए बेटा, बोलिए। पीपीटी आते हैं 15 मैम, ऑल टोटल सब्जेक्ट्स के या सिर्फ
हिंदी। नहीं, मैं हिंदी की बता रही हूँ बेटा। थैंक यू मैम। ओके। थर्सडे, वेनसडे है कल बेटा, कल वेनसडे, आज ट्यूसडे है तो कल थर्सडे कैसे हो गया? मार्क्स ज्यादा से ज्यादा 15 में से 15 लेकर आइए। कितने लाने होंगे क्या? 15 में से 15 लाइए। रिसोर्स में नहीं है बसंत, मैं सर से डलवा दूंगी अगर नहीं होगी तो, ठीक है। और नहीं तो आप किसी भी बुक स्टोर जो वहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे बोलिए एनसीईआरटी की वसंत बुक दे दीजिए, तो वो आपको दे देंगे। बहुत महंगी भी नहीं है, अगर आप लेना चाहें तो खरीद भी सकते हैं उससे। यस अभिषेक कुमार जी, बेटा आप क्या पूछना चाह रहे हैं बताइए अभिषेक जी। मैम डीपीटी कब होगी मैम? कल, कल, आज नहीं कल। मैम कितने बजे? 4 बजे। मैम कितने बजे होगी? 4 बजे बेटा। अच्छा 4 o'clock। आपको पूरा आपका टाइम टेबल में दिया हुआ होगा बेटा, कितने बजे क्लास है आपकी, कितने बजे आपका मतलब वो है डीपीटी है, ये सब आपके टाइम टेबल में दिया हुआ है। यस रेहान अहमद जी, बेटा आप बताइए। मैम ये क्लास रिकॉर्डिंग मुझे मिल सकती है जी? ये क्लास रिकॉर्डिंग मुझे मिल सकती है जी, आपके रिसोर्स में जाएगी ये क्लास, रिकॉर्डेड क्लास भी। क्यों अभी किया आपने ज्वाइन क्लास? नहीं अच्छा अच्छा, रिपीट करने के लिए मैम थोड़ा सा ओके। नेटवर्क कनेक्शन। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सब आपको उसमें मिलेगा। ओके मैम। ओके ओके मैम। ओके ओके। अब जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या बोलते हैं, अज गर लिखा। अगर मुझे इसका वर्ण विच्छेद करना है, यानी इसको अलग अलग करके लिखना है, तो कैसे लिखा जाएगा ये जरा मुझे सभी टाइप करके बताइए। अजगर लिखा मैंने, बहुत सिंपल वाला शब्द, लिखिए जरा सभी टाइप। हिंदी टाइपिंग है आप लोगों के पास? से यस नो? नो तो देखिए मैं इसको बताती हूँ कैसे लिखते हैं। देखिए आ तो हमारा एज इट इज आ जाएगा, ओके। इसको आ तो हमारा ये ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ये जा है, जा आ गया, ठीक। जा के बाद नीचे निकला के लगाएंगे हलन, ठीक है, फिर प्लस, हाँ तो जा है, इसके बाद हलंत लग गया और इसके बाद आ जाएगा। क्यों? हाँ क्यों लगा आ, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा, क्योंकि इसमें क्या है, आ है, हर व्यंजन के साथ, व्यंजन जो होते हैं हमारे का खा गा होते हैं उसको व्यंजन के, तो हर व्यंजन के साथ हमारा जो छोटा आ है, यस ये जिसने भी लिखा है वेरी गुड, कौन है, रेहान, ठीक है। तो इसको हर व्यंजन के साथ हमारा ये जो आ है ये होता है प्लस होता है, ठीक है। यानी कि मैं कोई भी व्यंजन में से अगर इसको अलग करके अलग करके लिखूंगी तो वो कहलाएगा कि वो कहलाता है, ये नीचे हलंत है और ये आ गया, अब इसके बाद ये फिर धन, धन मीन्स प्लस, ये गलत है। जो सारा सिद्दीकी लिख रही हैं, ये सारा फातिमा ये लिख रही हैं तो ये गलत है, ये नीचे हलंत लगाया तो उसके बाद आ आएगा जरूर, ठीक है। या फिर ये आ गया गा हलंत प्लस आ, हाँ प्लस रा हलंत प्लस आ, ये है सही इसका उच्चारण, इसका वर्ण विच्छेद ये होगा, ओके। समझ गए या नहीं? सारा सिद्दीकी बताइए। रेहान अहमद जी बेटा आपका हैंड रेस क्यों है? नहीं किस में लगता है जी, हलंत हमारा जो व्यंजन है उसमें लगता है, स्वर में नहीं लगता है, व्यंजन में लगता है। अगर हम उसका वर्ण विच्छेद कर रहे हैं
और उसको अलग करके लिखते हैं, तब उसमें नीचे ये जो लाइन सी है, जो डैश का नीचे लाइन है, ये हलंत कहलाता है। और इसके बाद धन यानी कि प्लस का निशान, और फिर आ यानी कि छोटा आ जो है वो आ जाएगा। ओके मैम। अगर आप इसको ऐसे करके लिखेंगे, आ प्लस क्या बोलते हैं, जा प्लस गा प्लस रा, तो ये आपका क्या है, वर्ण विच्छेद गलत होगा। ठीक है, ये वाला आपका सही है। क्लियर? यस मैम, यस। अच्छा, सारा सिद्दीकी कह रही है वो जल्दबाजी में गलत हो गया था, ध्यान नहीं किए थे। तो ध्यान तो ही देना है बेटा, ठीक है, ध्यान से काम करना तभी हमारा सही होगा। क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या कर देते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं ये, ठीक है, आ जा गा रा है, तो ये हमारा गलत कहलाएगा। वर्ण विच्छेद है कि यानी हर वर्ण को अलग अलग करके लिखना, क्योंकि हमारा ये जा है, ये अलग वर्ण है और ये अलग वर्ण है आ। तो जब हमारा जो व्यंजन है, उन सारे व्यंजन में हमारा क्या, उनसे छोटा जो आ होता है वो क्या होता है, उसके साथ होता है, प्लस होता है। अगर हम उसको अलग करके लिखेंगे तभी हमारा वो वर्ण विच्छेद कहलाएगा, नहीं तो नहीं होगा वो वर्ण विच्छेद। क्लियर? अभी भी किसी को कोई डाउट्स हो तो पूछ ले, नहीं तो फिर क्लास एंड करते हैं। ओके, अगर किसी को कोई डाउट्स है। यस बेटा बोलिए आप। मैम अजय वाला दोबारा सुन बताइए एक बार। अजगर वाला मैंने जी आप अजगर में क्या कहा है, और ये जा के नीचे हा क्यों है? हाँ नहीं है बेटा, जा के नीचे हलंत, हलंत। जी हलंत, हलंत। हाँ, तो हर व्यंजन, जो भी जितने भी व्यंजन हैं, का से लेकर या तक जो हमारे व्यंजन कहलाते हैं ना, और आ से लेकर अंगा तक हमारे स्वर कहलाते हैं। तो हर व्यंजन के साथ जो हमारा छोटा आ जो होता है आ, ठीक है, वो हर व्यंजन के साथ होता है, प्लस होता है। ठीक है, अगर हम उस शब्द का, उस वर्ण का, जैसे मैंने यहाँ पे कब लिखा, कावा कब लिखा, तो मैं इसका वर्ण विच्छेद करूंगी तो बनेगा ये का हलन प्लस आ हलंत, वो सॉरी प्लस बा हलंत प्लस आ, ये हमारा इसका सही वर्ण विच्छेद। क्लियर? मैम हाँ हलन लगना ज्यादा जरूरी है क्या? जी, हलन नहीं लगाएंगे तो आपका ये फिर पूरा बन जाएगा, ये फिर का हो जाएगा। यानी हलन लगा हुआ तो यानी ये आ है, इससे हट गया है और ये आधा का आ गया है। जी आधा का आ गया ये का। जी ठीक है, अगर मैं इसके नीचे हलंत नहीं लगाऊंगी तो ये हमारा पूरा का, अगर ये मैं, जैसे बच्चे ने अभी एक नहीं किया, बच्चा ऐसे कर देता है का बा कब, ये हमारा गलत होता है, ये सही है। ठीक है, तो ये हलंत का मतलब है कि वो आधा वर्ण है हमारा, वो पूरा नहीं है। क्लियर? क्लियर मैम। चलिए, ओके, वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज। चलिए करते हैं हम लीव क्लास देन।